गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर राहुल नारायण, मैथमेटिक्स बाय राहुल नारायण चैनल का नाम है। आप लोगों मैं भागलपुर बिहार से। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गन डायग्राम है वो मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बता चुका है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसके पोलर कोऑर्डिनेट कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे, इसका आर्गुमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, सारी बातें आज डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर इसी पे चलेगा, पोलर कोऑर्डिनेट या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आया पोलर फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस होता है, इसको हम लोग वाई एक्सिस पढ़ते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ऑरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में जो होगा, जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये पोलर कोऑर्डिनेट, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें एक्स एक्सिस नहीं पढ़ते, इसमें पढ़ते हैं इनिशियल एक्सिस। इनिशियल एक्सिस इसमें पढ़ते हैं ऑरिजिन, इसको पढ़ते हैं ऑरिजिन, ओ फॉर ऑरिजिन। इसमें पढ़ते हैं, ओ को बोलते हैं पोल। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑरिजिन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं इनिशियल एक्सिस। इसमें वाई एक्सिस नहीं होता है। तो पहले इसको नोट किया जाए, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये है दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें पढ़ते हैं इसको इनिशियल एक्सिस। इसको नोट किया जाए पहले, इसको नोट किया जाए पहले, इसके बारे में मोर डिटेल अभी हम चर्चा करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोला जाता है, भाई क्या होता है, इसके बारे में मोर डिटेल बात अभी हम बताएंगे। पहले इसको नोट किया जाए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसको इसका ओरिजिन होता है, और इसमें इनिशियल एक्सिस इसको बोलते हैं। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस को इनिशियल एक्सिस बोला जाता है, इनिशियल एक्सिस। तो इसको नोट किया जाए, और इसको जो है सब स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, वीडियो रोककर भी देख सकते हैं। अब देखा जाए पहले इसमें क्या खास बात है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। ये पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी एक्स वाई, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश है, एक्स एक्स डैश है, ये ऑरिजिन। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पीएम, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पीएम एंड पीएन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पीएम एंड पीएन फ्रॉम पी on x and y axis respectively यहां से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इन गिवन फिगर OM बराबर PN, PN बराबर x, ये x होगा और ये लेंथ y होगा।
ये x, ये y, PM बराबर OL बराबर y, ये तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई, ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स वाई, ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और दो एक्सिस एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है भाई, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। ठीक है। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें क्या होता है, एक इनिशियल एक्सिस होता है, यह ओरिजिन हो गया, इसको पढ़ते हैं ओ एक्स को इनिशियल एक्सिस, इसको पढ़ते हैं ओ को बोलते हैं पोल। यहां से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और ये इनिशियल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। सपोज दैट ऐसे इनिशियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, थीटा, ये एंगल है थीटा, और ये यहां से डिस्टेंस है आर, तो ओपी को बोलते हैं आर। पोल से इस पॉइंट के डिस्टेंस को बोलते हैं आर। आर का मतलब होता है रेडियस वेक्टर। ओ को बोलते हैं पोल, ओ एक्स को बोलते हैं इनिशियल एक्सिस। एक होता है थीटा, थीटा इज कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल थीटा को बोलते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया आर थीटा, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्योंकि पोल से इसका डिस्टेंस है r, और ये पोल के साथ इनिशियल एक्सिस के साथ ओपी एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो गया आर थीटा को ही बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहली बात, आर पॉजिटिव भी होगा और आर निगेटिव भी होगा, आर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू होगा। एंगल क्या होगा, थीटा मेजर इन रेडियन, मेजर इन रेडियन होगा, और थीटा भी पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, दोनों चीज है। आर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और थीटा पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। इसको बोलते हैं, जहां भी आर थीटा का कंसेप्ट आ गया वो हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यदि यहां पर हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, एक्स वाई। पी का ये एक्स वाई दिया हुआ है तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आर थीटा दिया हुआ है तो पोलर कोऑर्डिनेट। बात एकदम सिंपल सी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ पार्टिकुलर लोकेशन, कुछ पार्टिकुलर पॉइंट है जिसका हमको लोकेशन पोलर कोऑर्डिनेट में बताना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, कहां पर होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, किसको बोलते हैं, आर थीटा को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम कुछ पॉइंट है, कुछ एंगल दिया रहेगा, कुछ रेडियस वेक्टर दिया रहेगा, तो पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना है, लोकेशन को दिखाना है। तो पहले इस सिस्टम को नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए सर, तो सेकंड चीज क्या है, फाइंड अब देखिए 4-5 पॉइंट दे रहे हैं या 10 पॉइंट दे रहे हैं,
तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लोकेशन क्या होगा। फाइंड, एग्जाम्पल देखिए, फाइंड लोकेशन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स in polar coordinate system. Polar coordinate system. Find location of following points. जैसे दिया पहला P 2π/3 रेडियन, दूसरा Q -2π/4 रेडियन, तीसरा C R का दे दिया 2π/4 रेडियन, इसका लोकेशन फाइंड आउट करना है। चौथा दे दिया S P 30, P के बाद S दे दो, 5 दे दिया T, यहां पर दे दिया -3π रेडियन, ये सब पॉइंट को लोकेट करना है। 6 दे दिया U, कोई कोऑर्डिनेट दे दिया U, ये दी 2π/2 रेडियन, भी 7 के बाद 6 के बाद भी यहां पर दे दिया -2 -π/2 रेडियन, ये सब पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। और एक दे देते हैं K यहां पर दे दिया 2π/3 रेडियन, ये सब पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। या यहां पर दे दिया 8 के बाद 9 दे दिया, ए दे दिया -2π/3 रेडियन, ये 10 यहां पर दे दिया B, यहां पर दे दिया 2 -π रेडियन, ये सब पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। पहले लोकेशन कंफर्म होना चाहिए। तो लोकेशन क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशन क्या होता है, तो इस एग्जांपल को पहले नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग इसका लोकेशन पहले फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन क्या होता है। तो लोकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन में देखिए सबको बात समझ में आएगा। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले एक इनिशियल एक्सिस बनाइए। इनिशियल एक्सिस, ये हो गया ऑरिजिन, पोल। और पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पहला है P 2π/3 रेडियन, यहां R का वैल्यू क्या है 2 पॉजिटिव, और थीटा क्या है π/3 रेडियन यानी 60 डिग्री, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। R रेडियस वेक्टर भी पॉजिटिव है, थीटा भी पॉजिटिव है। तो इनिशियल एक्सिस के साथ हम पहले कैसे घूमेंगे, तो पहले एंगल को मेंशन करना। एंगल पॉजिटिव है तो इसका जो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, कितना बनाएगा एंगल 60 डिग्री, ऐसे ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो, ठीक है। अब रेडियस वेक्टर, पहले एंगल का फॉर्मेशन करना। एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, समझिए बात को। या पहले π/3 रेडियन, और रेडियस वेक्टर यदि पॉजिटिव है तो इसी एंगल के डायरेक्शन में चलना है। तो कितना यूनिट चलना है, 2 यूनिट। तो मान लेते हैं इतना बड़ा लेंथ 1 यूनिट है, फिर यहां से इतना डिस्टेंस
ये हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट, यहां से कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, तो एंगल के डायरेक्शन में चलेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2π/3 रेडियन। ये P का लोकेशन यहां है। पहले हम क्या करेंगे, पहले एंगल को मेंशन करेंगे। एंगल पहले देखना है क्या है, पॉजिटिव है, π/3 रेडियन है। तो इनिशियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, चूंकि एंगल पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव, तो यहां पर और इसी डायरेक्शन में, चूंकि रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है, इसीलिए उसी एंगल के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल, उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये P का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, ये है पोलर कोऑर्डिनेट। पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया, आप इसको हटा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये है -2π/4 रेडियन, इसको भी नोट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ये P का लोकेशन, पोलर कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट है, आपको पहले बात को समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है Q, Q का कोऑर्डिनेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट π/4 रेडियन। इसमें रेडियस वेक्टर क्या है, -2, थीटा क्या है, π/4 रेडियन या 45 डिग्री। ये रेडियस वेक्टर निगेटिव है, एंगल पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो पहले क्या करना है, एक इनिशियल एक्सिस फॉर्म करना है। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट कि इसका लोकेशन हम लोग किस तरीके से शो करेंगे। तो इसका लोकेशन क्या है भाई, तो इसके लोकेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक पोल बनाएंगे। जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको समझा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहले इनिशियल एक्सिस OX, ये हो गया पोल। पहले एंगल का फॉर्मेशन करना है, कितना बना रहा है, 45 डिग्री, ऐसे घूमना, ऐसे 45, और रेडियस वेक्टर क्या है, निगेटिव। तो इधर नहीं जाना है, इस लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। रेडियस वेक्टर निगेटिव होगा तो इसके अपोजिट एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे ऐसे। इस डायरेक्शन में नहीं चलना है, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो 2π/4 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इतना ही डिस्टेंस 1 2। तो ये जो है Q का कोऑर्डिनेट हो गया -2π/4 रेडियन। ये चलेंगे किसमें, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल, यहां पे लिख देते हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल। एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर नहीं चलना है, इसको हटा देना है। तो ये हो गया -2π/4 रेडियन। ये पोलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम है। बनाएंगे कैसे, बनाएंगे पहले एंगल, चूंकि रेडियस वेक्टर निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में नहीं चल के इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट किया जाए। तो ये हो गया Q का कोऑर्डिनेट 1 2, तो ये हो गया -2π/4 रेडियन। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसको नोट कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है भाई, तीसरा एग्जांपल है R, ध्यान से देखिएगा। तीसरा एग्जांपल है क्या है, तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल है R। R का कोऑर्डिनेट है 2π/4 रेडियन, ठीक है, 2π/4 रेडियन। तो पहले इसमें रेडियस वेक्टर क्या है, 2 पॉजिटिव, और एंगल क्या है, π/4 रेडियन, ये भी पॉजिटिव। तो पहले एंगल का फॉर्मेशन होगा, एंगल का फॉर्मेशन इस तरीके से, ऐसे, और रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल, तो ये हो जाएगा 1
ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 2, तो ये हो गया r का कोऑर्डिनेट। चूंकि रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है तो एंगल के डायरेक्शन में टुवर्ड्स एंगल ये हो गया। और ये क्या हो गया -2π/4 रेडियन, यानी r का पोलर कोऑर्डिनेट ये है। हमेशा एंगल किससे मेंशन करेंगे भाई? पोल से, पोलर से, पोल से और इनिशियल एक्सिस के साथ। तो समझ में आ रहा है? रेडियस वेक्टर यदि पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे। अब जो एग्जांपल दिया है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। जैसे ये एग्जांपल देखिए, जैसे कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जैसे -3π रेडियन और b 30 रेडियन, ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होगा। कैसे? सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में पहले इनिशियल एक्सिस बनाइए, ध्यान से देखिए। ए का कोऑर्डिनेट क्या? ये है पोल, ये है इनिशियल एक्सिस। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -3π, आर का वैल्यू -3, थीटा का वैल्यू π रेडियन। तो पहले हम एंगल मेंशन करेंगे, एंगल पॉजिटिव है तो इस तरीके से घूमिए, ऐसे π रेडियन, पहले एंगल का फॉर्मेशन π रेडियन, ये हो गया π रेडियन 180 डिग्री। अब चूंकि रेडियस वेक्टर निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में नहीं आना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3, पहले एंगल का फॉर्मेशन, फिर पोल से अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एंगल, इधर नहीं चलना है, इधर चलना है, इधर। चूंकि क्यों? क्योंकि रेडियस वेक्टर निगेटिव है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ए का -3π रेडियन। ये पहले हम एंगल का फॉर्मेशन करेंगे कि इसके साथ इनिशियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, उसके बाद उस डायरेक्शन में, चूंकि रेडियस वेक्टर जब निगेटिव होगा तो एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, ये हमेशा याद रखना है। तो इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। ये पहला ए का कोऑर्डिनेट, ये दूसरा एग्जांपल दिया है। बी का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है। बी का कोऑर्डिनेट है 30, इसमें आर का वैल्यू 3 और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 0 रेडियन भी होता है। तो पहले क्या है? एंगल, चूंकि थीटा क्या है? 0, तो इनिशियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0, इधर उधर कहीं नहीं घूमना है, 0। और चूंकि रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है तो इसी के डायरेक्शन में कितना? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी यही जो ए का कोऑर्डिनेट है वही बी का कोऑर्डिनेट, यानी बी 30, ये इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। तो पहले एंगल का फॉर्मेशन, उसके बाद अब एग्जांपल और देखिए। पहले पोलर कोऑर्डिनेट में लोकेशन पता कीजिए कहां पर होगा। ये हो जाएगा, चूंकि इसमें रेडियस वेक्टर निगेटिव है, पहले एंगल बनाए फिर अपोजिट चल, यदि यहीं पर आता 3π तब हम इसी डायरेक्शन में चलते, चूंकि उसमें रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे देखा जाए कुछ और एग्जांपल, जैसे देखिए, जैसे दे दिया एग्जांपल, फाइंड लोकेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला है P 2π/2 रेडियन, Q -2 -π/2 रेडियन। इसका लोकेशन क्या होगा? ये दो कोऑर्डिनेट और हम अपने तरीके से दे दिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सब आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहले आपको चेक करना है सॉल्यूशन में कि P का कोऑर्डिनेट क्या है? R, रेडियस वेक्टर, ये पॉजिटिव। थीटा क्या? π/2 रेडियन, यानी 90 डिग्री, ये भी पॉजिटिव।
तो पहले क्या करना है, एक इनिशियल एक्सिस का फॉर्मेशन करना इस तरीके से, और पहले एंगल का फॉर्मेशन। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाए एक लाइन, और रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है तो इसी के डायरेक्शन में चलना है ऊपर, 1 यूनिट 2 यूनिट, बस। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया यही हो गया P 2π/2 रेडियन, ये हो गया 90 डिग्री। π/2 रेडियन को ही 90 डिग्री लिखते हैं, सारी बातें हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये P का कोऑर्डिनेट। दूसरा है इसी में ये पहला P का कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या है Q का कोऑर्डिनेट क्या है π/2 रेडियन, इसमें R क्या है -2, थीटा क्या है -π/2 रेडियन और -90 डिग्री। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल एक्सिस बनाएंगे। इनिशियल एक्सिस कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आना है, देखिए ध्यान से, चूंकि R निगेटिव है और एंगल भी निगेटिव है तो इसमें इनिशियल एक्सिस OX, पहले एंगल बनाएंगे, चूंकि एंगल निगेटिव है तो किधर घूमेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन -90 डिग्री, ये हो गया -90 डिग्री। इसका रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज। चूंकि रेडियस वेक्टर निगेटिव है तो इधर नहीं, इसके अपोजिट, मतलब इधर 1 यूनिट 2 यूनिट, ये यहां से यहां, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल, यहां पे लिख दीजिए अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल, एंगल के अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर चल रहा है। तो पहले एंगल बनाए -90, क्लॉकवाइज रोटेशन और अपोजिट ऑफ है, तो ये आपका हो गया Q का कोऑर्डिनेट -2 -π/2 रेडियन। तो पहले अब हम लोग को क्लियर हो गया कि करना क्या है, एंगल रेडियस वेक्टर दिया हुआ है, किस तरीके से हम लोग चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात। कोई भी कोऑर्डिनेट देगा, रेडियस वेक्टर पहले एंगल बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं, कभी कभी कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, कुछ भी दे दिया आप उसको समझ सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अब देखा जाए एक दो एग्जांपल और, जैसे तो इस लाइन को हटा देना है, लास्ट में ये ध्यान में रखना है कि इसको हटा देना है। पहले एंगल -90 डिग्री, अपोजिट ऑफ है चूंकि रेडियस वेक्टर निगेटिव। एक एग्जांपल और, जैसे दे दिया A, ये दे दिया 3π/4 रेडियन, कैसा होगा, तो पहले R रेडियस वेक्टर क्या है 5 यूनिट पॉजिटिव, और थीटा क्या है 3π/4 रेडियन या 135 डिग्री। तो पहले क्या करना है, इनिशियल एक्सिस OX, पहले एंगल का फॉर्मेशन 135 डिग्री, ऐसे 135 डिग्री, यहां पर एंगल का मेंशन कीजिए। और चूंकि रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट, ये तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 रेडियन। ये अब आपको समझ में आ गया कि क्या होगा। तो इसका है ये 1 यूनिट है,
इतना ही लेंथ, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1। चूंकि इसमें रेडियस वेक्टर पॉजिटिव है तो एंगल के डायरेक्शन में यहीं पर दे देता माइनस, सपोज माइनस, इधर नहीं आके इधर आके अपोजिट यहां पर, तो ये अपोजिट हो जाता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, इसका हो जाएगा -5 3π/4 रेडियन। चूंकि इसमें r निगेटिव है, इसमें r पॉजिटिव है, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। क्लियर हो गया? अब आपको कभी परेशानी नहीं होगी पोलर कोऑर्डिनेट में, खास करके लोकेशन डिनोट करने की। बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि रेडियस वेक्टर पॉजिटिव हुआ, तो ये भी आपको पढ़ना है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज की जानकारी आपको रखनी है। अब देखा जाए, अब हम लोग इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला होता है, इसमें भी एरिया ऑफ सर्कल होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग चैप्टर ही है, अलग सिस्टम ही है, तो सारा चीज का जानकारी आपको धीरे धीरे देंगे। अभी हम लोगों ने देखा पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम में पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये देखिए, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। एक पॉइंट है P, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है XY, ये है पोल, इसको ओरिजिन से मिला दिए, ये एंगल बना रहा है थीटा, ये लेंथ है मान लेते हैं R, ये है इनिशियल एक्सिस, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा R थीटा, R थीटा। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM from P on X axis, draw a perpendicular PM from P on X axis. In given figure OM बराबर X, अब PM बराबर Y, ये R थीटा इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, XY कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? तो चूंकि P का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, XY, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z इज इक्वल टू X प्लस IY, X प्लस IY। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? मान लेते हैं Z, X प्लस IY। तो आप देखिए, ये है X, ये है Y, ये है Y। X को क्या लिखेंगे? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई? तो Z, शॉर्ट में लिख दीजिए Z। Z मीन्स X प्लस IY, चूंकि P का कोऑर्डिनेट XY। अब हम लोग देखते हैं ये कैसा ट्रायंगल है। POM इज राइट एंगल ट्रायंगल। POM क्या है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नोट किया जाए। ये है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के जो बीच प्लेन का फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग आर्गेंट प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये सारी चीजें, गॉसियन प्लेन एटसेट्रा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल POM
POM, OM बराबर X, या इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। X क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ जेड। PM ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम, OP का होल स्क्वायर, OM का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। ये हो गया OP रूट अंडर, ये OP को क्या बोलते हैं? यहां से पोल से P का डिस्टेंस क्या है? R, इसी को लिखते हैं R, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, या इसी को लिखते हैं मॉड जेड। आप याद कीजिए मॉड जेड कैसे निकाले थे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बेसिकली मॉड क्या होता है? नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसे हम बताए थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कहां से? ओरिजिन से। इसलिए वो कभी निगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव। या इसी को हम लोग लिखते हैं R, पोल से P का डिस्टेंस, रेडियस वेक्टर। और ये देखिए दो तीन बात अभी हम और समझेंगे। OP मतलब डिस्टेंस Z का ओरिजिन से डिस्टेंस। R को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z, ये भी लिख सकते हैं। Y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। X क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z। ये देख लीजिए। सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए और इसको समझिए कि किस तरीके से बनता है सवाल। अब देखा जाए आगे, इसको नोट कर लिए होंगे। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए। अब ये थीटा क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट में तो इसको बोल देते हैं वेक्टोरियल एंगल, लेकिन वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या है? इसको बोलते हैं आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना है तो एक रियल एक्सिस के साथ, जैसे जेड का निकालना है तो एक रिवॉल्विंग रे लीजिए, इसको रियल एक्सिस के साथ उस डायरेक्शन में रोटेट कीजिए जिस डायरेक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे यहां जेड है, ऐसे घुमाए, ये रिवॉल्विंग रे रियल एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगा वही कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, या इसी को पढ़ते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, किसके साथ? विथ रियल एक्सिस के साथ, विथ रियल एक्सिस के साथ। तो आर्गुमेंट को शॉर्ट में लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये हमेशा क्या होगा भाई? थीटा। ये थीटा को बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां, ये Z2 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? एक रिवॉल्विंग रे इसके डायरेक्शन में रोटेट करना है, ऐसे ऐसे। तो ये जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ऐसे, ये मान लेते हैं θ2, इसी को बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। इसको मान लीजिए θ2, ये θ1 है, ये थीटा है, इसका आर्गुमेंट θ2। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको पहले रिवॉल्विंग रे को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के डायरेक्शन में रोटेट करना, जैसे Z2 का निकालना इस तरीके से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका निकालना है, या थर्ड क्वाड्रेंट में है उसका कैसे निकाले, या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसका कैसे निकाला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात। तो आर्गुमेंट का पहले मतलब समझे। अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे जेड क्या है भाई? अब देखिए इन ट्रायंगल POM में
कॉस थीटा क्या होगा, OM बाय OP, यानी x बाय R, या इसको ये भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z बाय R, या ये भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z बाय मॉडुलस ऑफ z। ये लिखिए, चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, x का मतलब रियल पार्ट ऑफ z। दूसरा चीज साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा PM बाय OP, यानी y बाय R, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय R, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मॉड z। सब एक ही चीज है, कोई भी एक ही चीज लिख रहा है, या तो x बाय R, या साइन थीटा y बाय R, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय मॉड z, ये भी लिखते हैं। तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ रही है। तीसरा कंसेप्ट क्या है भाई, हम निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, PM बाय OM, यानी y बाय x, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। cos थीटा आप अपने से भी निकाल सकते हैं, बारीकी से बात को सीख सकते हैं। क्लियर। अब देखा जाए, यहां पर हम लोग बात करेंगे भी, बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बात, पहले इसको नोट किया जाए। ये होता है y बाय x, cos थीटा x बाय r, साइन थीटा y बाय r, tan थीटा y बाय x। ये क्वांट निकालने का जरूरत नहीं, निकालने का तो कुछ भी निकाल सकते, लेकिन हमको यही 2 या 3 का जरूरत है। अब देखा जाए आगे, ध्यान से, सबको समझ में आ रही होगी, हर तबके के स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ रही होगी, आशा यही कर रहे हैं। cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r, यहां से x क्या होगा, r cos थीटा। हमेशा याद रखना है, x बराबर r cos थीटा। दूसरा साइन थीटा इज इक्वल टू y बाय r, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये tan थीटा क्या, y बाय x। यही 3 बात याद रखना है। क्लियर। अब हमको याद करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई। x के पोजीशन पे इसको पुट कीजिए, x का मतलब r cos थीटा प्लस i r साइन थीटा। ये इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, r, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये अब इसके बारे में थोड़ा सा और मोर डिटेल बात, पहले इसको नोट किया जाए, सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। क्या है, अभी इसके बारे में भी चर्चा होगा, नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए इसको, मेन मुद्दा है क्या, उसको समझना है। जैसे ये क्या है भाई, x प्लस आई वाई, इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसको कार्टेशियन फॉर्म, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये इसको हम हटा रहे हैं, आप सबको समझ में आ गई। पोलर फॉर्म का नाम क्या क्या है, इसको नेमिंग कितने तरीके से किया जाता है, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है आर सी आई एस थीटा। सी का मतलब कॉस, कभी पहले साइन नहीं आएगा, पहले जब भी आएगा तो कॉस और साइन, तो सी का मतलब कॉस,
एस का मतलब साइन, आर का मतलब रेडियस वेक्टर। तो कहने का मतलब आर कॉस थीटा, इसका नाम क्या है? पहला नाम है पोलर फॉर्म, चूंकि आर थीटा है इसलिए पोलर फॉर्म। दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, चूंकि कॉस और साइन है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। तीसरा है इसका सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल का ही नाम है सर्कुलर, इसलिए इसका नाम है सर्कुलर फॉर्म। और चौथा नाम है मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड फॉर्म, एम्पलीट्यूड फॉर्म। ये चार नाम से इसको जाना जाता है। पहला क्या है? पोलर फॉर्म, चूंकि आर थीटा है पोलर फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, चूंकि कॉस और साइन है। सर्कुलर फॉर्म, कॉस और साइन का ही नाम है सर्कुलर फॉर्म। मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड फॉर्म, चूंकि आर क्या है? आर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को लिखते हैं मॉड जेड। और थीटा को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, मॉड जेड कॉस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस आई साइन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये भी लिख सकते हैं। यानी थीटा क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड है। ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी लिख सकते हैं ये, और ये भी लिख सकते हैं, कंपटीशन वाला। ये थीटा क्या है? थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड है। तो यहां आर के जगह पे लिख दिए मॉड कॉस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एएमपी दे दीजिए, एएमपी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका नाम है पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड फॉर्म। अब देखा जाए, इसको नोट कर लिए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CIS थीटा, यानी पहले कॉस फिर साइन। कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में दे देता है, पहले साइन फिर कॉस, वो नहीं, कॉस और साइन होगा। और आर, आर मतलब ये। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा दूसरे चीज की बात करते हैं कि पोलर फॉर्म में आर को बोलते हैं मॉड जेड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा किससे निकालें? तो थीटा हम तीन चीज से निकाल सकते हैं, साइन थीटा से, वाई बाय आर, कॉस थीटा से, एक्स बाय आर। इसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन जानना होगा, इसके बाद इस दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना होगा। और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए सबसे आसान है ये, टेन थीटा से निकालिए एम्पलीट्यूड, वाई बाय एक्स मॉड। तो ये टेन थीटा से वाई बाय एक्स मॉड, इससे हम लोग निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पर ध्यान देना है कि टेन थीटा बराबर वाई बाय एक्स। मान लीजिए हमको ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी नहीं है, तब हम इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, हम इससे निकालेंगे, सबसे आसान। क्लियर? इसको नोट किया जाए। तो टेन थीटा से हम थीटा निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बाय रियल पार्ट ऑफ जेड मॉड। अब आगे देखा जाए, अब सबसे पहले आर्गुमेंट भी दो तरह का होता है। एक आर्गुमेंट, एक आपका होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट,
प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय रिवॉल्विंग रे। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय रिवॉल्विंग रे is called principal argument. It is denoted by principal argument of Z. की आर्गुमेंट ऑफ Z। यहां पर नोट करना है, इसका रेंज होता है -π रेडियन से ग्रेटर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेस देन इक्वल टू π रेडियन, 180 डिग्री से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री में दिखा दे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो इस रेंज में लाई करेगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। अभी दिखाएंगे, इसको समझेंगे। तो पहले इस बात को भी नोट किया जाए, इस बात को भी नोट किया जाए। सारे स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, जो भी छोटे तबके के हैं, क्योंकि मेरा एक ही फंडामेंटल है कि हर पॉइंट को आपको सिखाया जाए, किसी भी एंगल से आपको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी है छोटे से छोटे जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी हम क्लियर करेंगे। अभी एग्जांपल ही इतना दे देंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं। वैल्यू दोनों का सेम होता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करता है। जैसे वेक्टर में निगेटिव एंगल नहीं होता, आपने जो इसके पहले जो ज्योमेट्री पढ़ा था उसमें कहीं निगेटिव एंगल नहीं पढ़ा था। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पोलर फॉर्म कैसे क्या होता है वो देखिए। अब थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन कर लें। देखिए, कोई भी दुनिया का कॉम्प्लेक्स नंबर है। एग्जाम्पल, एक बात और क्लियर कर देते हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट या आर्गुमेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। यानी यहां जो आर्गुमेंट होगा इस क्वाड्रेंट में वो क्या होगा भाई? ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्यूट एंगल। इस क्वाड्रेंट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। इन सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का फॉर्मेशन करेगा यदि सेकंड क्वाड्रेंट में। इन थर्ड क्वाड्रेंट में यदि जेड है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 270 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये आर्गुमेंट की बातें हो रही है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 270 डिग्री लेस देन 360 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ये बात भी समझना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्गुमेंट 0 से 90 के बीच में होगा। इन सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा?
180 से 270 के बीच में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 270 से 360 के बीच में होगा। ये चीज भी आपको समझना है। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेम रहता है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इधर से नहीं घूमेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे घूमते हैं, ऐसे। थर्ड क्वाड्रेंट में शॉर्टेस्ट पाथ, इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, काम देगा आपको सब दिन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, तब ज्यादा क्लियर होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन से पोलर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मेरा जो प्रीवियस क्लास है उसमें आर्गन डायग्राम से रिलेटेड पोलर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये r का मतलब क्या होता है भाई, मॉड z या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आपको बताया गया था साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय आर या वाई बाय मॉड z। cos थीटा इज इक्वल टू x बाय आर, ये x बाय आर, यहां से ये भी लिख सकते हैं x बराबर r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। ये दो बात हमेशा याद रखना है कि r का वैल्यू क्या होता है, रेडियस वेक्टर, और थीटा इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, या सबसे आसान है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय एक्स मॉड, इससे निकाला जाता है। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, इसका नाम है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और इसका नाम है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। ये दो बात आपको समझ में आएगी, ये कार्टेशियन फॉर्म, ये पोलर फॉर्म। और थीटा का जो वैल्यू लेंगे वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा क्या होगा, थीटा बोलिए या आर्गुमेंट बोलिए, और या इसको हम लोग जनरली प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, पीए का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ये चीज पीए को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये तीन चार बात पहले नोट किया जाए, उसके बाद बताएंगे कि पोलर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन, पोजीशन, कि कहां पर सिचुएटेड है। ये यदि पता चल गया तो आप किसी भी चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल पहले देखते हैं कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको नोट किया जाए पहले, ये पोलर फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं आगे देखा जाए, पहले सारे स्टूडेंट इसको सीखिए। एक बात और नोट करना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड ये हमेशा माइनस पाई रेडियन से बड़ा होता है, लेस देन इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो हमेशा माइनस 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये दो तीन बातों पर ध्यान देनी है। अब देखिए एग्जाम्पल, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे Z1 दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल Z1 दिया हुआ है 3, इसका पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे भाई, तो
तो आप देखिए, पहले पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लोकेशन पता करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई जीरो, एक्स का वैल्यू क्या है 3, वाई का वैल्यू क्या है 0। एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका लोकेशन देखिए आर्गन डायग्राम, ये हो गया रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, एक्सिस। अब देखिए इसका लोकेशन कहां पर है, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई 0 है। इसका मतलब इसका लोकेशन कहां पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस, यहां पर 3 0। आपको बताया गया है कि कोई भी पॉइंट है, ऑर्डर पेयर है, तो वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका सबसे पहले क्या करना है, ये Z1 है, Z1 कहां पे है, रियल एक्सिस पे। Z1 लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट। अब क्या करना है, सबसे पहले R निकालना है। R क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट, इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, ये R का वैल्यू। R हो गया 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब इसका आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, तो एक रिवॉल्विंग रे लेते हैं, इसको रियल एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में घुमाते हैं। जैसे देखिए ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल मेंशन कर रहा है भाई, ऐसे घुमाए तो रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो इसका जो आर्गुमेंट ऑफ Z1 ये हो जाएगा 0 डिग्री, 0। चूंकि ये जो रिवॉल्विंग रे है इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर के डायरेक्शन में घुमाए तो ये रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री या 0 रेडियन। रेडियन का सिंबल भी 0 ही होता है। तो अब इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, 3 प्लस आई जीरो का पोलर फॉर्म r cos थीटा i sin थीटा। ये r का वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई, 3, थीटा का वैल्यू cos 0 प्लस i sin 0। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। तो पोलर फॉर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंगल जब भी मेंशन करेंगे वो रियल एक्सिस के साथ, वास्तव में एक ही एक्सिस होता है रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस नहीं होता है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन है, वास्तव में होता नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अलजेब्रा में ये कंसेप्ट क्लियर होगी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म 3 cos 0 प्लस i sin 0, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट को। अभी जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं या तो रियल एक्सिस पे या इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, इसको नोट किया जाए, इसको भी नोट किया जाए और एग्जाम्पल को भी नोट किया जाए। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि कैसे पोलर फॉर्म में इसको ब्रेक किया जाएगा, इसको नोट किया जाए पहले। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल को अब हम हटा रहे हैं, इसको वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं आसानी से। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, Z2, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका लोकेशन है -4। तो इसको पहले कन्वर्ट कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, 4 प्लस आई 0, एक्स का वैल्यू -4, वाई का वैल्यू 0। इसका लोकेशन पता कीजिए, एक्स निगेटिव वाई 0, एक्स निगेटिव वाई 0 कहां पे होगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस, यहां पर होगा -4 निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। लिख दीजिए आप, निगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन क्या है भाई, निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। अब क्या करना, एक रिवॉल्विंग रे लेना है, रियल एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, ऐसे देख लीजिए, इस डायरेक्शन में रोटेट किए, कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। ये हो गया 180 डिग्री। इसको रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई रेडियन।
एंगल एंड देयर मेजरमेंट में इस पे चर्चा किया है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। एंगल को जब भी लिखेंगे तो रेडियन में लिखेंगे, न कि डिग्री में। ये 2-3 बात आपको समझनी है यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका आर निकालना है। आर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी रूट अंडर 16, ये हो गया 4 यूनिट। अब इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, या प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरली हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नोट करते हैं, लेते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये हो गया क्या, पाई रेडियन। पाई रेडियन, डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। अब बताइए इसका पोलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये r का वैल्यू आपने क्या निकाला है, हमने क्या निकाला है, तो ये हो गया 4 cos पाई रेडियन प्लस i sin पाई रेडियन। ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर आ गया। मतलब -4 प्लस I0 का पोलर फॉर्म 4 cos पाई प्लस I sin पाई। एक बात फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इसका वैल्यू नहीं पुट करना है। cos पाई का वैल्यू -1 होता है, sin पाई का वैल्यू 0 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब मोर डिटेल चर्चा होगा, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो अब इसका वैल्यू नहीं पुट करना है, cos और sin के ही फॉर्म में छोड़ देना है। तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। क्लियर, नोट किया जाए इसको, इसको नोट कर सकते हैं। तो लोकेशन देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है, कहां पर है, एग्जैक्ट लोकेशन। लोकेशन से सारा बात कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होगा। इसको नोट कर लिया। अब हम इसको हटा रहे हैं। इस एग्जांपल को आप नोट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट जिनको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसको समझने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। वीडियो को रोककर भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, Z3, ये है आपका I2। ये प्योरली इमेजिनरी है। तो कैसा है भाई, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। I2, x का वैल्यू क्या है 0, y का वैल्यू +2 पॉजिटिव। ये कहां पर है सिचुएटेड, Z3 lie ऑन इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन। और कहां पर, ये पूरा इमेजिनरी एक्सिस है। कहां पर है भाई, यहां पर है 0 2। इस एग्जाम्पल को हम हटा रहे हैं। अब Z3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। Z3, तो सबसे पहला काम हम R निकालेंगे। R क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर ये। अब इसको हम लोग लिखेंगे 4 अंडर रूट 2 यूनिट। R का वैल्यू निकल गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 यूनिट। अब हम इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं। आर्गुमेंट जब भी लेंगे तो रिवॉल्विंग रे को पहले उसके डायरेक्शन में घुमाएंगे। ये है Z3, इस तरीके से ऐसे। कितना एंगल बना रहा है भाई, ये बना रहा है 90 डिग्री। लिखना किस में है, रेडियन में, डिग्री में नहीं लिखना है। अब आपको कंफर्म हो गया, इसका थीटा क्या निकला, थीटा इसका निकला π/2 रेडियन। ये π/2 रेडियन निकला इसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका पोलर फॉर्म, तो आप इसको पहले नोट कर सकते हैं सारी बातें। इसको नोट करने के बाद आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, I2, इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी है, तो ये हो गया R cos थीटा I sin थीटा। इट मीन्स R का वैल्यू क्या है 2 cos π/2 रेडियन प्लस I sin π/2 रेडियन। ये आपका आंसर आ गया। यानी I2 का पोलर फॉर्म 2 cos π/2 रेडियन प्लस I sin π/2 रेडियन हो गया। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये π/2 रेडियन है, ये एंगल सेम रहेगा। इसको नोट किया जाए।
I2 का पोलर फॉर्म। ये सिंपल सा एग्जांपल। अभी हम लोग एक्सिस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिचुएटेड है उस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखा जाए, इस एग्जांपल को नोट किया जाए पहले सारे स्टूडेंट। जिसके बारे में चर्चा हो रहा है ये है Z3 का लोकेशन। Z3 क्या है? I2, इसलिए हो गया 0 प्लस I2। इसका लोकेशन यहां पर है, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो इसका आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया भाई? π/2 रेडियन। थीटा का वैल्यू क्या हो गया? रेडियन में आप लिख सकते हैं इसको। ये तीसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, उसको ध्यान से देखना है, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। वीडियो देखकर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है, बेसिक मूल बात है कि हमको इसको सीखना है कि दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसका हम लोग पोलर फॉर्म किस तरीके से निकालते हैं। अब चौथा एग्जाम्पल देखा जाए। चौथा एग्जाम्पल देखिए, इसको हम हटा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अब इस पर ध्यान से देखा जाए, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। एग्जाम्पल नंबर 4, Z4 माइनस I, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म। तो कैसे करेंगे भाई? इसको लिखे पहले 0 प्लस I माइनस 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, निगेटिव। ये भी क्या है? प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें सबसे पहले इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन निगेटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, एक्सिस। ये कहां है लोकेशन? यहां पर। ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन यहां पर है, 0 -1। ये है Z4 का लोकेशन। तो इसके लिए क्या करते हैं? अब सबसे पहले R निकालते हैं। R क्या होगा? x² प्लस y² अंडर, यानी 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर, यानी 1 यूनिट। इसका R निकल गया 1। सबसे पहले R, रेडियस वेक्टर। अब हम लोग यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे। हम देखिए दो तरीके से घूम सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इधर से घूम रहे हैं तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको नोट कराया गया है 180 से स्मॉलर होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? इस तरह के केस में ऐसे नहीं घूमना है, ये एंगल पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये हुआ एंटी क्लॉक रोटेशन। थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। तब इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ हम क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से। शॉर्टेस्ट पाथ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय रिवॉल्विंग रे। ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट, ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो इधर से जो घूम रहे हैं ये क्लॉकवाइज है, और कितना से घूम रहे हैं? 90 डिग्री से। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज में क्या होगा? एंगल निगेटिव होगा। तो अब ऐसे जो घूम रहे हैं तो इसमें थीटा का वैल्यू हो गया -90 डिग्री या -π/2 रेडियन। डिग्री को क्या लिखते हैं? -90 को -π/2 रेडियन। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर, तो अब सारा बात क्लियर हो गया कहां पर लोकेशन है। तो लोकेशन है इसका 0 -1। ये इधर से घूमेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है। तो मतलब होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट -180 से 180 के बीच में। ये बेसिक बात जानना। तो ये हो गया -π/2 रेडियन। इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया? r cos थीटा प्लस I sin थीटा। r का वैल्यू क्या पुट करेंगे? r का वैल्यू हमने क्या निकाला है? 1। यहां पर पुट कीजिए, यहां पर 1 cos, और इसका एंगल क्या निकला?
माइनस पाई बाय 2 रेडियन प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 2 रेडियन। ये क्लियर? 1 से किसी भी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। तो इसका जो क्या हो गया भाई, इसका जो पोलर फॉर्म हो गया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट आता है एलाइड एंगल में, हम इस पर चर्चा करेंगे। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया कॉस पाई बाय 2 रेडियन माइनस साइन माइनस थीटा, तो प्लस माइनस माइनस आई साइन पाई बाय 2 रेडियन। ये हो गया किसका पोलर फॉर्म, माइनस आई का पोलर फॉर्म। मतलब ये हो गया कॉस पाई बाय 2 माइनस आई साइन पाई बाय 2 रेडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट किया जाए। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि यदि एक्सिस पे है तो उसका पोलर फॉर्म क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हमने पढ़ाया था लोकेशन, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लोकेशन पता है, tan थीटा से भी इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम एक्सिस पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस पे है, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, वो हमेशा 0 होगा। निगेटिव डायरेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पे जितना भी होगा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई रेडियन 180 डिग्री होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका होगा पाई बाय 2 रेडियन। और निगेटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस पे होगा तो उसका होगा माइनस पाई बाय 2 रेडियन। ये एक्सिस की बातें हो गई। अब हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लिया जाए। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कोई पूछ दिया, ये तो दोनों एक्सिस पे सिचुएटेड है। देखिए ध्यान से, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ये समझ में आ गया। रियल एक्सिस किसको बोलते हैं समझ में आ गया। इमेजिनरी एक्सिस किसको बोलते हैं ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जेड नॉट 0 प्लस आई 0, यानी इसका लोकेशन क्या है, ऑरिजिन। ये आर्गन डायग्राम में इसका लोकेशन क्या है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव। ये कहां है, एट ऑरिजिन। इसका लोकेशन क्या है, एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पर है ये सिचुएटेड। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले r निकालते हैं। r क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 0। चलिए, इसका रेडियस वेक्टर तो निकल गया। इसका tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा होता है y बाय एक्स 0 बाय 0 मॉड, यानी ये हो गया 0 बाय 0। 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है। इसका जो आर्गुमेंट है, इससे कोई भी एंगल नहीं निकलेगा tan थीटा से, तो नॉट डिफाइंड। यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पोलर फॉर्म नॉट डिफाइंड होता है। इसका इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है। तो इसका पोलर फॉर्म, आप इससे थीटा कैसे निकालिएगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 0 बाय 0 मीनिंगलेस होता है। 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, ऑल आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइंड, मीनिंगलेस। तो इसका क्या है, इसका क्या होगा पोलर फॉर्म, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। नॉट डिफाइंड यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है। ये हमेशा याद रखना है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पोलर फॉर्म नॉट, वो कौन सा होगा, एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पर जो भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ऑरिजिन, एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? इसको नोट किया जाए सब सारे स्टूडेंट। अब इसको हम हटा रहे हैं इस एग्जांपल को, क्योंकि 0 बाय 0 क्या हो गया, मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड। फिर से हम एक बार रिवीजन कर देते हैं। जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको जरूर बेसिक फंडामेंटल क्लास जरूर देखिए। 0 बाय 0, पाला इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, ऑल आर नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड।
ये सब अनडिफाइंड फॉर्म है, इसको भी नोट कर लिया जाए। ये सब क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म है। 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, कॉमा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, 0 पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, ऑल आर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यदि ये क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखा जाए। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसको नोट करके अब हम इसको हटा रहे हैं। अब देखा जाए एग्जाम्पल, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। जैसे Z1 है, Z1 है आपका 1 + i√3, ये इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? तो आप इसमें देखिए x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है √3। कोई एक जीरो होगा तभी एक्सिस पे होगा, यदि दोनों में से कोई जीरो नहीं है तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। जैसे इसमें पॉजिटिव है x, y भी क्या है पॉजिटिव। Z1 का लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम r निकालेंगे। r क्या होगा? x² + y² अंडर रूट, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट, इट मीन्स √4। क्या निकल गया? 2। r का वैल्यू सबसे आसान है, पहले r निकालिए। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये अंडर रूट है, ये रूट अंडर है, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पर है Z1। अब Z, ये मान लीजिए ये Z5 है, Z1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना समझने की चीज है। अब हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं, Z1 लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो देखिए क्या होगा। पहले एक रिवॉल्विंग रे लें, इसको रियल एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन में रोटेट करें, ये, और ये जितना एंगल फॉर्म करेगा वही पहले एंगल का वैल्यू निकाला जाता है। एंगल का फॉर्मेशन जब भी होगा तो रियल एक्सिस के साथ, और ये रियल एक्सिस है, इसके डायरेक्शन में रोटेट करें। जितना एंगल बना रहा है ये रिवॉल्विंग रे, वही हो गया इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट जो आर्गुमेंट होगा वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने का और आर्गुमेंट निकालने का तरीका चेंज हो जाता है। यदि आर्गुमेंट बोलेगा तो लॉन्गेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, इसको भी हम लोग डिफिनेशन से क्लियर करेंगे। पहले Z1 का लोकेशन कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? tan थीटा। दूसरा चीज निकालेंगे tan थीटा, ये होता है y/x मॉड। y का वैल्यू क्या है? √3 डिवाइडेड बाय 1 मॉड √3। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में tan कितना डिग्री √3 होता है, तो tan 60 डिग्री। यहां से थीटा निकालिए, थीटा हो गया 60 डिग्री। जो थीटा निकला इक्वेट करने के बाद वो निकला डिग्री में लिख लिए। अब इसको तेजी से कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में, ये हो जाएगा π/3 रेडियन। बस 60 जो निकाला उसको रेडियन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है? इसका पोलर फॉर्म देखिए आप, 1 + i√3 का पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसमें r का वैल्यू क्या है भाई? r का वैल्यू हमने 2 निकाला है, तो यहां 2 पुट कर दें। थीटा का वैल्यू क्या निकाला है? π/3 रेडियन, तो यहां π/3 प्लस i sin π/3 रेडियन आंसर। ये आंसर हो गया, यानी इसका पोलर फॉर्म ये है। अब एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर cos 60 का वैल्यू नहीं पुट करना है, sin 60 का वैल्यू नहीं पुट करना है। वैल्यू पुट कीजिएगा तो फिर वैल्यू यही आ जाएगा, तब तो फिर वही कार्टेशियन फॉर्म वाला केस आ गया। तो cos और sin के ही फॉर्म में छोड़ना है, पहले cos फिर sin। ये सारी बातें मैंने बता चुके हैं। अब देखिए
ये Z1 हो गया जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको नोट कर लिया जाए, इस एग्जाम्पल को सारे स्टूडेंट नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से निकाला जाएगा। इससे जो थीटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये खास बात, थीटा जब भी लेंगे ये जो सॉल्व करेंगे, मॉड क्यों लगाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। मॉड लगाने से क्या होता है, मॉड नहीं लगाने से क्या होता है। मॉड लगाने से सबको पता रहता है कि tan कितना डिग्री है, क्योंकि 0 से 90 तक का वैल्यू में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। यही रीजन है और कोई खास रीजन नहीं है। अब थीटा निकाल लीजिए इक्वेट करके, किस क्वाड्रेंट में है वो मायने रखता है। मायने रखता है यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लिया जाए, तो सारी बातें आपको हम समझाएंगे धीरे धीरे एक एक करके। तो Z1 का लोकेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब इसका लोकेशन 1 + i√3, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो 60 डिग्री हो गया। इसको हम लोग नोट कर सकते हैं 60 डिग्री। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी थीटा निकलेगा वही प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी होगा और वही आपका आर्गुमेंट भी होगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, जैसे Z2, जैसे -√3 + i, ये दे दिया -√3 + i। इसमें x का वैल्यू क्या है भाई, -√3, निगेटिव, y का वैल्यू क्या है, +1, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या है, Z2 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट आर्गन डायग्राम में कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन से कंफर्म हो गया कि आप इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। अब हम इसको पहले हटा रहे हैं, उसके बाद हम अब समझते हैं बात को बारीकी से। अब सबसे पहले r का वैल्यू निकालें। r क्या होगा, x² + y² अंडर रूट, यानी -√3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी हो गया 3 + 1 अंडर रूट 2। मतलब इसमें रेडियस वेक्टर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले निकाल लिया। अब आते हैं इसका आर्गुमेंट या प्रिंसिपल। चूंकि हम क्या बताएं कि जो आर्गुमेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों सेम होगा। अब देखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 कैसे निकालेंगे, tan थीटा = y/x mod। y का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू। अब देखिए यदि हम मॉड नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, या देखिए यदि हम मॉड नहीं लगाते हैं तो क्या होगा। हम मॉड क्यों लगाते हैं वो भी क्लियर करें, तो ये हो जाएगा 1/-√3, ये हो गया -1/√3। अब सबको नहीं पता है कि tan किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। मान लीजिए हमको पता है लेकिन आपको तो नहीं पता, आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जनरल क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। मॉड लगाने से क्लियर हो जाएगा कि आपको ये मॉड लगाए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां से देखिए tan कितना डिग्री, +1/√3 होता है, तो थीटा = 30 डिग्री, या इसको रेडियन में लिखेंगे π/6 रेडियन। ये हो गया थीटा का वैल्यू। चूंकि है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों सेम होगा। और एक बात बता देते हैं, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो इसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए थीटा क्या निकाला है हमने, 30 डिग्री। इसमें करेंगे क्या, ये देखिए जब भी एंगल लेंगे तो रियल एक्सिस के साथ, इमेजिनरी एक्सिस करके कुछ नहीं होता है। तो यहां से चलेंगे, देखिए ये देखिए 180 -30, यानी 180 माइनस जो थीटा निकाले हैं उसको 180 में घटा देना है। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया भाई, 180 - 30, ये यानी हो गया 150 डिग्री। 150 डिग्री ये आपका हो गया। अब लिखिए रेडियन में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री को लिख सकते हैं पाई रेडियन, और 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6 रेडियन, यानी हो गया 5 π/6 रेडियन। ये
यानी आपको यदि यहां पर दिक्कत हो रहा है तो आप यहां पर लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6 रेडियन 5 पाई बाय 6 रेडियन 150 डिग्री। आसानी से कोई भी स्टूडेंट समझ सकता है, इजी लैंग्वेज में। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, थीटा भी निकल गया। अब ये 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में जितना भी होगा उसका जब भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा 90 से ग्रेटर होगा, 180 से स्मॉलर होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये एंगल ऑब्ट्यूस है, न कि ये लिख देना है, ये एक्यूट एंगल है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना होगा, जो भी थीटा निकला 180 में सब्ट्रैक्ट करना है, 180 में सब्ट्रैक्ट करना है। ये सारी बातें आपको हम सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, इसका पोलर फॉर्म पे आइए ध्यान से देखिए। इसको अब हटा रहे हैं, इसको हम लोग सब नोट कर सकते हैं। तो इसका पोलर फॉर्म -√3 प्लस आई, इसका पोलर फॉर्म हो गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये r का वैल्यू क्या निकाले थे, 2, याद कीजिए r का वैल्यू 2 cos थीटा के जगह पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 रेडियन प्लस i sin 5 पाई बाय 6 रेडियन। आंसर ये हो गया, यानी -√3 प्लस आई का पोलर फॉर्म ये हो गया। ये बहुत आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका जो आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा, एक्यूट एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी होगा वो 90 से 180 के बीच में होगा, लेकिन एंगल हम इमेजिनरी एक्सिस के साथ मेंशन नहीं करते हैं, जब भी लेते हैं तो रियल एक्सिस के साथ। इसलिए हमने क्या किया, 180, तब तो 90 प्लस थीटा लेते तो वो गलती हो जाता, 90 प्लस 30 120 हो जाता। बहुत स्टूडेंट इसमें यहाँ पे गलती करते हैं, ओ ऐसे लेंगे, यहां से 90 प्लस 30 120, 10 120 -1/√3 नहीं होता है, वो -√3 होता है। तो आप एक्चुअल वैल्यू में देखिए तो इमेजिनरी एक्सिस के साथ मेंशन करना ही नहीं है। जब भी लेना है तो 180 पहले कंप्लीट रोटेशन, देन 180 -30। क्लियर? तो इसको नोट किया जाए, इसका पोलर फॉर्म। अब देखा जाए तीसरा चीज, इस एग्जांपल को भी हम हटा रहे हैं। एक बात और बता देते हैं, यदि आपके दिमाग से निकल गया कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, तो यहां पे लिखिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय रिवॉल्विंग रे from real axis is called principal argument, argument। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, तो ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय रिवॉल्विंग रे फ्रॉम रियल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज क्या होता है, ये होता है -पाई रेडियन से बड़ा, लेस देन इक्वल टू पाई रेडियन। ये भी नोट करना है, इसका जो रेंज होता है पाई रेडियन से स्मॉलर, यानी लेस देन इक्वल टू। प्रिंसिपल आर्गुमेंट 180 के बराबर हो सकता है, लेकिन -180 से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर। यहां पर इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर है। ये फंडामेंटल बात। अब दो एक्सिस में और हम लोग चर्चा करते हैं, उसको ध्यान से देखा जाए। इसको नोट किया जाए पहले, इसको नोट कर लिए होंगे सारे स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये समझना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है। अब देखा जाए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, तो इसके लिए आप देखिए Z4, Z1 Z2 हो गया, Z3 हो गया -1 - I, ये -1 - I।
किस तरीके से निकालेंगे, इसको पहले कंपेयर कीजिए। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, Z3 लाए इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब यहां लाई कर रहा है। आर्गन डायग्राम में यहां पर कहीं पर है, उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं करना, अभी मेन मुद्दा पर चलना है। r का वैल्यू निकालिए, x² + y² अंडर रूट, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी हो गया √2 यूनिट, ये हो गया √2। आप आसानी से देख रहे हैं, x² + y², रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। अब निकालना है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, y/x mod। इस फार्मूला से ही आर्गुमेंट निकाला जाएगा। देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, इंपॉर्टेंट बात। तो y भी निगेटिव, x भी निगेटिव, यानी माइनस माइनस प्लस, 1 का मॉड 1। पहले यहां से थीटा कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं tan 45, थीटा का वैल्यू हो गया 45। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं आर्गुमेंट क्या होगा। यहां पर दो बातें, आर्गुमेंट ऑफ Z3, ये हो जाएगा। देखिए यदि आर्गुमेंट बोला जा रहा है तो क्या करेंगे, आर्गुमेंट यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, तो क्या करेंगे, तो 180 + 45 यानी हो गया 225 डिग्री, ये हो गया आर्गुमेंट। इसको लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस π/4, 5π/4, 5π/4, यानी इसको रेडियन में लिखेंगे पाई, अब 45 को π/4 रेडियन, 5π/4 रेडियन, ये हो गया, ये हो गया लॉन्गेस्ट पाथ। मतलब देखिए कैसे, 180 अब प्लस जो एंगल निकाले 45 यहां होगा, ये हो गया लॉन्गेस्ट पाथ। देख लीजिए, सारे स्टूडेंट को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब। 180 + 45 मतलब यहां पर होगा, यहां पर कहीं पर होगा, तो ये हो गया 180 प्लस जो एंगल निकाले, कितना निकाले, तो ये हो गया 225 डिग्री, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसलिए एंगल पॉजिटिव होगा। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z3, इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इसमें हम रोटेट कर जाएंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ ऐसे घूम जाना है डायरेक्ट, हालांकि दोनों एंगल सेम ही होगा, दिमाग धीरे धीरे डेवलप होगा। निकालते कैसे है, तो आइए देखिए, इसके लिए करते क्या है, 180 प्लस नहीं करेंगे, ऐसे -180 अब प्लस थीटा, पहले इस तरीके से पूरा घूम जाएंगे ऐसे, -180 प्लस थीटा, यानी -180 + 45, 45 कहां से निकाले, यहां से निकाले, तो ये हो जाएगा क्या भाई, एंगल जब भी मेंशन करेंगे तो रियल एक्सिस के साथ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा -135 डिग्री, इसको लिखते हैं -3π/4 रेडियन, ये रेडियन में इसको लिखेंगे -3π/4 रेडियन। तो आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट में क्या अंतर है। आर्गुमेंट का एंगल 180 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू -180 से लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए -135 उसी रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए मेरा 100% सही आया ये। अब हम लोग बात करते हैं इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। तो यहां पर देखिए, इसको हम हटा रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, इसका वैल्यू होगा यानी -1 - I, इसका पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस I sin थीटा, और r का वैल्यू √2
कॉस, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे, -3π/4 रेडियन प्लस आई साइन -3π/4 रेडियन, ये यानी अब ट्रिग्नोमेट्री में कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा, ये दो बात आपको बताई जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफिंग के साथ। कोई चीज रटना नहीं है, आया कहां से आया, इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे। तो इस बात को पहले नोट कीजिए और इस कंसेप्ट को यहां लगा दीजिए, देखिए क्या होता है। तो इसका पोलर फॉर्म होगा √2 कॉस माइनस थीटा 3π/4 रेडियन साइन माइनस थीटा माइनस आई साइन 3π/4 रेडियन। ये हो गया आंसर, यानी -1 माइनस आई का पोलर फॉर्म √2 cos 3π/4 माइनस आई साइन 3π/4 रेडियन। नोट किया जाए सबको। यहां पर आपको समझ में आ गया आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंसेस है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते किसको है, तो इधर से चले तो ये हो गया -135 डिग्री और इधर से चले तो क्या आ गया 225 डिग्री। तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय रिवॉल्विंग रे, और जब भी एंगल लेंगे तो रियल एक्सिस के साथ, वास्तव में इमेजिनरी एक्सिस नहीं होता है। ये सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है, वास्तव में एक ही एक्सिस होता है, रियल एक्सिस। ये भी ध्यान में रखना है। एक लास्ट एग्जांपल और हम दे रहे हैं, कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर कंसेप्ट कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते किसको है, क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, इसको भी समझना है। तो जब भी लेंगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेंगे, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आर्गुमेंट भी ले लेता है, तो आपको गलती नहीं करना है। आपको जब भी लिखना है तो अपने बुक को मानते हुए चलना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। अब देखा जाए, जब भी लेंगे डिग्री में नहीं, रेडियन में, ये भी ध्यान में रखना है। और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको नोट किया जाए। अब एक लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं मिलेगा, मतलब सब प्रॉब्लम एक ही जैसा नहीं मिलेगा, इसको आप लोग को सीखना है। ये अब मैं इस फिगर को समझा दिया हूं, इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है लास्ट Z4 है 1 - i√3, ये इसमें x का वैल्यू क्या है 1 प्लस पॉजिटिव, y का वैल्यू क्या है -√3 निगेटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, Z4 लाई ऑन फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में है। आप देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम r का वैल्यू निकालेंगे, x² + y² अंडर रूट, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये हो गया √4 2। ये इसका जो है रेडियस वेक्टर निकाले। अब इसका आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों को देखते हैं, दोनों क्या है, कैसे निकालेंगे। तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा y/x मॉड, y का वैल्यू -√3/1 मॉड। यदि मॉड नहीं लगाएंगे तो हम नहीं पता कर सकते हैं कि tan कितना डिग्री -√3 होता है। ये सब बात आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा। तो ये हो गया √3, tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। यहां से थीटा क्या निकाला, मैंने क्या निकाला 60 डिग्री। इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, π/3 रेडियन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। मेरा जो पिछला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का एंगल एंड देयर मेजरमेंट, उसको जरूर देखिएगा, सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, चूंकि है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में,
इसका आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, आपको आइडिया लग रहा है। आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z4 ये हो जाएगा, देखिए क्या, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 और जो एंगल निकाले हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 360 माइनस 60 यानी हो गया 330, ये हो गया आर्गुमेंट, लॉन्गेस्ट पाथ, ऐसे कंप्लीट, ये हो गया लॉन्गेस्ट पाथ, ये एंगल हो गया 330, ये शॉर्टेस्ट पाथ में क्या करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z4, जो एंगल निकाला गया है, कितना निकाला गया है, इसको डायरेक्ट ऐसे घूम जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे 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 क्लॉकवाइज, ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया, जो एंगल निकाले हैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना और इसको तेजी से रेडियन में कन्वर्ट कर देना, यानी -π/3 रेडियन। ये हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये हो गया आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब लॉन्गेस्ट पाथ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, निगेटिव, इसलिए निगेटिव। तो आप इसको नोट किया जाए, पहले सारे स्टूडेंट इसको नोट कर ले, कभी जिंदगी में परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं इस चीज को। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो गया, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, r का वैल्यू क्या हो गया भाई, 2 यूनिट, यहां पे लिख दीजिए 2 cos -π/3 प्लस i sin -π/3 रेडियन, ब्रैकेट डाल दीजिए, यहां पर π/3 रेडियन। सबको क्लियर हो रहा होगा, बहुत आसानी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए इसमें, अब इसका पोलर फॉर्म 2 cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin माइनस थीटा माइनस sin π/3 रेडियन, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो। तो कभी कभी कंपटीशन में भी क्वेश्चन दे देता है, लेकिन पहले हम लोग इस बात को सीख लें कि क्या है वास्तव में π/3 माइनस, चूंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin। कभी कभी ओमेगा का पोलर फॉर्म दे देता है, ओमेगा का पोलर फॉर्म, इसको नोट कर लिया जाए, इसको पहले सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल और, पोलर फॉर्म ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिट। इसका वैल्यू क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म -1/2 प्लस i√3/2, ये ओमेगा का वैल्यू होता है। इसमें x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव। ये इसका लोकेशन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम r निकालेंगे, r क्या होगा, x² प्लस y² अंडर, इट मीन्स -1/2 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1/4 प्लस 3/4 अंडर रूट, यानी 1, यानी ओमेगा का मॉडुलस क्या होता है, 1। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब सेकंड टाइम किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां पर है ओमेगा, यहां सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमको लोकेशन भी कंफर्म हो गया, चूंकि x निगेटिव y पॉजिटिव है, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में, x निगेटिव y पॉजिटिव।
अब हम इससे tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा से पहले थीटा निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा, tan थीटा क्या होगा भाई, y बाई एक्स मॉड, y क्या है √3/2 -1/2 मॉड, यानी क्या निकल गया √3, 2 कैंसिल, -√3 का मॉड √3, यहां से थीटा निकला क्या 60 डिग्री। tan कितना डिग्री √3, थीटा 60 डिग्री। चूंकि किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, निकालना क्या है प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट दोनों सेम होगा चूंकि शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसका क्या होगा भाई, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए 2π/3। हम बता दिए हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा निकलेगा 180 में सब्ट्रैक्ट करना है, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या करेंगे, जो थीटा निकालेंगे -180 प्लस 60, या रहता तो है नहीं, तो ये हो गया। अब इसका ओमेगा का पोलर फॉर्म r cos थीटा i sin थीटा, देख लीजिए सारी सबको क्लियर हो रहा है। r का वैल्यू क्या निकाला गया है 1, यहां पर पुट कीजिए 1 cos 2π/3 i sin 2π/3 रेडियन। आंसर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही रह जाएगा, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आशा करते हैं कि सारे बच्चे को ये चीज 100% क्लियर हो गया। और कोई भी डाउट होता है, अभी ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके बाद हम बताएंगे बहुत सारी बातें बताएंगे, ईलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कोनी मेथड, और कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करते हैं तो क्या होता है, ईलर फॉर्म, डिमॉवर्स थ्योरम, डिमॉवर्स थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशन है, ये सारी बातें बताएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कुछ कमेंट्स भी जरूर कीजिए, कैसा लग रहा है आपको, जो हमारे जो छोटे तबके और बड़े शहर के जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा ही होगा, क्योंकि मैंने सारे बच्चे को कोशिश किया है कि अब जिस तरीके से मैं हर बच्चे को सिखा, मैक्सिमम बच्चे को सिखा पाऊं, ये मेरा टारगेट है। और 0 से हीरो, ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि मैंने फार्मूला से स्टार्ट किया है और इन्फिनिटी पे ले जाके छोड़ दूंगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और सबको पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका दीजिए, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।